डियर स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहली वीडियो में हमने 10 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम 10 से आगे शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी जीरो। दो वेक्टर्स हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, क्या उनका सम जीरो हो सकता है? अब देखिए, वेक्टर का सम तभी जीरो हो सकता है अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो। यानी कि इस तरह से हो, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है। अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और इनमें से एक वेक्टर नेगेटिव हो, यानी कि दूसरे वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इस सूरत में इनका वेक्टर सम जीरो हो सकता है। लेकिन अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो तो उनका वेक्टर सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, इज इट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ। दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए और बी, हमने पहले उनका सम निकालना है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है। अब सम निकालने से एक वेक्टर आएगा, डिफरेंस निकालने से भी एक वेक्टर आएगा। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास 12, दो वेक्टर है हमारे पास जो कि परपेंडिकुलर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये दो वेक्टर्स हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं। अगर ये वेक्टर बी है तो अगर हम एक इक्वल और ऑपोजिट वेक्टर बनाएं इस बी के इक्वल और ऑपोजिट, तो ये क्या होगा, माइनस बी। अब आप ए और बी को ऐड कीजिए हेड टू टेल रूल से। तो ए और बी को ऐड कीजिए, फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड की टेल मिल गए तो ये ऐड हो गए। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ए प्लस बी और इस रिजल्टेंट को हम कह देते हैं R1। अब अगर आप इस ए और माइनस बी को ऐड करें तो ये देखें हेड टू टेल रूल से, फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल। तो ए और माइनस बी को ऐड करने से हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा ए माइनस बी। ठीक है, इसको हम कह देते हैं R2। हमें प्रूव ये करना है कि ये वाला वेक्टर जिसको हम सम वेक्टर कह रहे हैं और ये वाला वेक्टर जो कि डिफरेंस वेक्टर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि R1 और R2 ये दोनों परपेंडिकुलर है। इनके दरमियान ये जो एंगल है, ये वाला, ये एंगल हमें प्रूव करना है कि ये 90 है। तो इसमें एक बड़ा ही आसान और सिंपल सा मेथड है। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ जाए तो वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो हम R1 और R2 का डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जी हम R1 डॉट R2। ठीक है जी, अब R1 किसके बराबर है, a प्लस बी, a प्लस बी डॉट a माइनस बी। अब डॉट प्रोडक्ट कीजिए, a डॉट a, ये बन जाएगा a स्क्वेयर, इसके बाद माइनस a डॉट b, इसी तरह से प्लस b डॉट a और प्लस माइनस माइनस b डॉट b, b स्क्वेयर। अब a डॉट b और b डॉट a वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर R1 डॉट R2। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि जो दोनों वेक्टर्स हैं a और b, इनकी लेंथ इक्वल है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हम यहां पे कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू b। अगर a और b इक्वल हैं तो इस इक्वेशन में जहां पे हमें b नजर आ रहा है, हम इसकी जगह भी a पुट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, a और b इक्वल है। अब अगेन क्या हुआ, a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, ये भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 0। R1 डॉट R2 इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो वो दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह ये साबित हो गया कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो ये वाला एंगल है
ये एंगल 90 डिग्री है या ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो गया जी। इसके बाद हम करते हैं अपना क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 जो है उसमें पूछा गया है हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड। दो वेक्टर्स हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है। अब ये दो वेक्टर्स आप कोई से भी ले लें, हम इनको ले लेते हैं जी F1 और F2। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। करना क्या है, इफ दे वेर टू बी कंबाइंड टू गिव अ रिजल्टेंट इक्वल टू अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। हम इन दो वेक्टर्स को कैसे बनाएं कि इनका जो रिजल्टेंट आए उसका मैग्नीट्यूड भी इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा R, उस R का मैग्नीट्यूड भी इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इन वेक्टर्स को किस तरह से बनाया जाए कि ये सारी जो कंडीशन है ये कंप्लीट हो जाए। तो हमने ये देखा है कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसका जो फार्मूला है, आमतौर पे हम रिजल्टेंट को लिखते हैं R इज इक्वल टू A प्लस बी, ठीक है। और अगर R का मैग्नीट्यूड लेना हो तो वो होगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो तो ऐसी सूरत में हम रिजल्टेंट को ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि रिजल्टेंट का फार्मूला फिर बन जाएगा R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉज ऑफ थीटा। ये दूसरे लफ्जों में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉज ऑफ थीटा। अब हमारी कंडीशन के मुताबिक F1 और F2 इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, F1 स्क्वायर की जगह भी F स्क्वायर, इसकी जगह भी F आ जाएगा, 2F1 F2, इन दोनों की जगह F पुट कर दें और साथ में cos थीटा इज इक्वल टू R। अब देखिए F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2FF क्या हो जाएगा F स्क्वायर और साथ में cos थीटा, और यहां हमारे पास है R। अब देखिए दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर लें, इधर भी स्क्वायर कर लें, इधर भी स्क्वायर कर लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा R स्क्वायर और यहां पे हमारे पास बच जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉज ऑफ थीटा। और यहां से अगर हम 2F स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा और यहां पे R स्क्वायर। अब ये जो R है ये भी F के इक्वल है। इसका मतलब है कि R की जगह भी क्या पुट किया जा सकता है, R की जगह भी F पुट किया जा सकता है। तो अगर हम R की जगह भी F पुट कर दें तो हमारे पास ये जो सिचुएशन है ये क्या बन जाएगी, ये सिचुएशन बन जाएगी जी R स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। तो R की जगह भी हमने F पुट कर दिया है। तो F स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इस 2 को आप यहां ले आए, ये हो जाएगा 1/2 और यहां बच जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, और कॉज ऑफ थीटा को हम यहां रहने दें, ये +1 को यहां पे ले आए तो 1/2 -1, ये आंसर आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। अब हम दोनों तरफ कॉज इनवर्स ले लेते हैं, यहां पर भी कॉज इनवर्स ले लेते हैं और यहां पर भी हम कॉज इनवर्स ले लेते हैं। तो ये कॉज और इनवर्स कैंसिल हो गए तो थीटा हमारे पास आ गया कॉज इनवर्स 1/-1/2। तो अगर कॉज इनवर्स -1/2 निकाला जाए तो वो बनता है 120 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर F1 और F2 हैं, अगर इनके दरमियान एंगल 120 डिग्री हो तो ऐसी सूरत में ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और जो इनका रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड इनके इक्वल होगा। तो हम यहां पर इन वेक्टर्स को बना के देख लेते हैं कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री कैसे है। तो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है जी F1, ये हमारा सेकंड वेक्टर है F2 और ये हमारा रिजल्टेंट है R। अब ये देखिए ये बन गई है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और ये वेक्टर्स जो है ये इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड्स हैं। अब ये F1 है, अगर हमें F1 और F2 के दरमियान एंगल देखना हो तो हमें इन दोनों की या तो टेल्स मिलानी पड़ेंगी और या हेड मिलाने पड़ेंगे। तो टेल्स मिलाने के लिए F1 को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हो गया F1 थोड़ा आगे एक्सटेंड, तो ये दोनों की टेल्स मिल गई, ये F1 है ये F2 है, दोनों की टेल्स मिल गई यहाँ पर। ये इनके दरमियान एंगल है दैट इज 120 डिग्री। आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो इनर एंगल होते हैं सारे वो सारे ही 60 डिग्री होते हैं, तो ये जो आउटर एंगल है ये क्या होगा, ये 120 डिग्री होगा। तो अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 होगा
तो वो दोनों इक्वल होंगे और उनका रिजल्टेंट भी उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उनके इक्वल आएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है द टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव अ मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 35 न्यूटन और दूसरे वेक्टर का है 60 न्यूटन। हमने इन दोनों को कंबाइन करना है और कंबाइन ऐसे करना है कि इनका जो आंसर आ रहा है इनके कॉम्बिनेशन का, वो आपने बताना है कि कौन सा आंसर है। तीन ऑप्शन है हमारे पास, 100 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 70 न्यूटन और तीसरा ऑप्शन है 20 न्यूटन। अब देखिए, अगर इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करें तो इनका जो मैक्सिमम सम जो है, इनका जो आ सकता है, जो मैक्सिमम जवाब इनके सम का आ सकता है, वो तभी आ सकता है जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हों। अगर ए और बी पैरेलल होंगे तो इनका जो सम का रिजल्ट आएगा वो कुछ यूं आएगा, 60 + 35 वो कितना हो जाएगा जी, 95 न्यूटन्स। और अगर ये एंटी पैरेलल होंगे तो इनका जो सम है वो मिनिमम आएगा और मिनिमम इनको माइनस करने से आएगा। तो 60 में से आप 35 को माइनस करें तो पीछे कितना बचता है जी, 25 न्यूटन। अब देखिए, हमारा आंसर मैक्सिमम 95 आ सकता है और मिनिमम 100 आ सकता है। मैक्सिमम 95 आ सकता है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि ये तो 100 है, हमारे मैक्सिमम रिजल्ट से भी ज्यादा है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन 20 वाला, ये हमारा जो मिनिमम आंसर है उससे भी कम है, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो फिर ठीक कौन सा है, 70 न्यूटन वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जी वो है सपोज द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड पॉलीगन रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंज्ड हेड टू टेल, व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर्स। ठीक है, वो कहते हैं कि जी कुछ वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक क्लोज्ड पॉलीगन है और उस पॉलीगन की सारी साइड्स जो हैं वो वेक्टर हैं। अगर उसकी सारी साइड्स वेक्टर हैं तो बताइए उनका वेक्टर सम क्या आएगा। तो क्लोज पॉलीगन की 6 साइड्स होती हैं जी, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, और सारी साइड्स जो हैं वो वेक्टर्स हैं और उनको अरेंज कैसे किया गया है, हेड टू टेल। ये देखें जी, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल और हेड टू टेल। तो अगर ये सारी साइड्स वेक्टर्स हों, ए बी सी डी ई और एफ, तो इनका सम, चूंकि ये एक क्लोज्ड पॉलीगन बना रही हैं, जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट लिया था उसी पॉइंट पे हम वापस आ रहे हैं, तो इन सारे वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस एफ इज इक्वल टू 0। अब हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन 16। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि दो शिप्स हैं हमारे पास, एक एक्स शिप है और दूसरा वाई शिप है। जो एक्स शिप है उसका एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन है नॉर्थ। ये कुछ डायरेक्शंस हमने बनाए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो जो वाई शिप है, एक्स शिप है, उसका एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन है नॉर्थ की तरफ। लेकिन दूसरी शिप जो वाई है उसमें जो बंदा बैठा है उसको लगता है कि जो एक्स शिप है ये नॉर्थ को नहीं जा रही बल्कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान नॉर्थ ईस्ट, इसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान नॉर्थ वेस्ट। तो ये एक्चुअल डायरेक्शन है एक्स शिप की और उसकी वेलोसिटी है vx। लेकिन वाई में जो ऑब्जर्वर बैठा है उसको लगता है कि शिप नॉर्थ ईस्ट में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जो वाई को लग रहा है, वाई उसकी रिलेटिव वेलोसिटी को देख रहा है, वाई जो मेजर कर रहा है वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी मेजर कर रहा है। और रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक एक्स और वाई, vx और vy को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगी रिलेटिव वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो y को फील हो रही है, जो y मेजर कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है। तो फिर ये ए बी जो है ये हमने खुद से बना लिया है जी, हमें vx और vx माइनस vy का पता था, ये ए बी एक और वेक्टर हमने खुद से अभी बनाया है। हम देखते हैं कि ये ए बी एक्चुअली किसके बराबर है। तो यहां पर अगर हम वेक्टर एडिशन लगाएं बाय हेड टू टेल रूल, तो ये फर्स्ट वेक्टर है, इसका नाम है जी vx, और इसमें ये सेकंड वेक्टर ऐड हो रहा है। अब देखें, फर्स्ट का हेड और सेकंड की टेल, ये और ये वेक्टर ऐड हो गए, तो ये जो सेकंड वेक्टर है ये ए बी है, इक्वल टू इन दोनों का, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो है vx माइनस vy। तो ये हमारे पास आ गया जी vx माइनस vy। अब यहां से हम ए बी देखना चाहते हैं कि ए बी क्या है। उसके लिए ये प्लस vx है, इसको इधर ले जाएं, इधर जाके ये हो जाएगा माइनस vx। तो अब ये देखें, प्लस vx और
माइनस वी एक्स, ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो वी वाई हमारे पास क्या बचा, सॉरी ए बी हमारे पास क्या बचा, ए बी हमारे पास बचा माइनस वी वाई। तो इसका मतलब है ये वाला वेक्टर जो है ये है माइनस वी वाई, यानी कि वाई शिप जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट है ये वेक्टर। तो ये अगर माइनस वी वाई है तो इसके मैं ऑपोजिट यहां पर बना लूं एक वेक्टर, तो वो क्या होगा, वो होगा प्लस वी वाई। इसका मतलब है जो वाई शिप है वो एक्चुअली किस डायरेक्शन में जा रही है, वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और उसमें जो ऑब्जर्वर बैठा है उसको लग रहा है कि एक्स शिप की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, हालांकि एक्स शिप की एक्चुअल डायरेक्शन नॉर्थ है, ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है उसमें हमें कहा गया है कि एक पार्टिकल पड़ा हुआ है एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर और उस पर एक फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। बताइए इस पार्टिकल पर नेट फोर्सेस कितनी है। ये पार्टिकल यहां रेस्ट पे पड़ा है, तो बताइए इस पर नेट फोर्स क्या है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है। तो हम इस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन फोर्सेस को पहले कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जी इसका जो वेट है W वो नीचे की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। अगर हम इसके वेट को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें तो ये देखिए ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाला जो ये कंपोनेंट है ये है डब्ल्यू वाई और जो ये वाला कंपोनेंट है ये है डब्ल्यू एक्स, ठीक हो गया। और इसके वेट का रिएक्शन आर ये ऊपर की तरफ है। अब हम एफ को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एफ को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लें और इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें। तो ये एफ है, ठीक है। यहां एंगल बन रहा है थीटा, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, थीटा के सामने वाला होगा एफ वाई कंपोनेंट और ये अलोंग द प्लेन ये वाला कंपोनेंट ये होगा एक्स कंपोनेंट, ठीक है। आप देख रहे हैं कि वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट परपेंडिकुलर हैं। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये कंपोनेंट थोड़ा सा हमें ऐसे बनाना चाहिए ताकि ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं। अब अगर आप गौर करें तो इसका जो कंपोनेंट है एफ वाई, इसका जो कंपोनेंट है एफ वाई और डब्ल्यू एक्स, इन दोनों की डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड और वेट के रिएक्शन में जो आर है इसकी डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड। तो ये कैंसिल हो जाते हैं, एफ वाई और डब्ल्यू एक्स ये और ये मिल के आर के साथ कैंसिल हो जाते हैं। तो पीछे हमारे पास बचता क्या है, एक बचता है एफ एक्स और एक बचता है ये वाला कंपोनेंट, ये क्या है डब्ल्यू वाई। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है, एक हमारे पास आ रहा है एफ एक्स, इसको हम कह देते हैं एफ कॉस थीटा, और डब्ल्यू वाई की जो डायरेक्शन है वो एफ एक्स के ऑपोजिट है, इसकी डायरेक्शन थोड़ी यूं करके है। तो ये डब्ल्यू वाई एफ एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू वाई। अब हमें पता है कि डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है, और वाई कंपोनेंट के साथ क्या आता है, साइन थीटा। तो नेट फोर्स जो इस पार्टिकल पर लग रही है जिसकी वजह से यहां पर ये रेस्ट में है वो नेट फोर्स है एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स a1 एंड a2 वर रिवर्स्ड हाउ वुड दिस अल्टर a1 क्रॉस a2। हमारे पास है a1 क्रॉस a2, हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है a1 क्रॉस a2, ठीक है। अब हमने किया क्या है, हमने a1 और a2 इनके कंपोनेंट्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है। अगर हमने इसके कंपोनेंट्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है तो ये a1 है ये क्या हो जाएगा माइनस a1, और अगर हमने a2 की डायरेक्शन को रिवर्स किया है तो ये क्या बन जाएगा माइनस a2, ठीक है। अब माइनस a1 क्रॉस माइनस a2, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास दोबारा से आंसर क्या आ जाएगा a1 क्रॉस a2। इसका मतलब है कि अगर a1 और a2 दोनों को रिवर्स कर दिया जाए तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नेम द 3 डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक a1 क्रॉस a2 0। हमें क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ये बताना है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक हमारे पास वेक्टर है a1 और दूसरा a2।
इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, कैसे कैसे जीरो आ सकता है? तो सबसे पहले अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, अगर ये पैरेलल होंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। ठीक है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स अगर पैरेलल हो तो उनके दरमियान एंगल जीरो होगा और साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों, अगर एंटी पैरेलल हों तो फिर भी उनके दरमियान एंगल 180 होगा और साइन 180 पे भी जीरो होता है, अगेन आंसर जीरो आ जाएगा। या थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि A1 क्रॉस A2, इन दोनों में से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर हो। अगर A1 नल वेक्टर होगा तो जीरो मल्टीप्लाई बाय A2, जीरो आंसर आ जाएगा, और अगर A2 नल वेक्टर होगा तो जीरो मल्टीप्लाई बाय A1, आंसर दोबारा से जीरो आ जाएगा। इसके बाद जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि उनमें से ट्रू कौन सा और फॉल्स कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इंप्लाइज दैट इट इज नॉट मूविंग नॉट रोटेटिंग। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो इसका मतलब है कि ना तो वो मूव कर रहा है और ना वो रोटेट कर रहा है। बिल्कुल गलत है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब हर चीज रेस्ट में होना नहीं होता। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा हो, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और अगर वो रोटेट कर रहा हो और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो तो इस सूरत में भी वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम के लिए बस ये होना जरूरी है कि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, चाहे आप रेस्ट में हैं या आप मूव कर रहे हैं। अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो है तो आप इक्विलिब्रियम में हैं। इक्विलिब्रियम में रेस्ट में होना जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगन देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर एक ऑब्जेक्ट पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, वो सारी फोर्सेस कोप्लेनर भी हैं और वो क्लोज पॉलीगन बना रही हैं, तो उन सारी फोर्सेस का सम क्या होगा? जीरो होगा। इस सूरत में वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 20 है अ पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय टू स्ट्रिंग्स। एक पिक्चर को हमने एक वॉल से लटकाया है दो स्ट्रिंग की मदद से। शो बाय डायग्राम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्ट्रिंग फॉर विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम। आप बताइए कि उन स्ट्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन क्या रखें, स्ट्रिंग्स को कैसे लगाएं उसके साथ, उस पिक्चर के साथ, कि स्ट्रिंग्स में टेंशन मिनिमम हो, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कम से कम हो। तो यहां पर हम उन स्ट्रिंग्स को बना के देखते हैं। पहले क्वेश्चन है जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो यहां पे हमारे पास एक पिक्चर है जिसको हमने वॉल के साथ, ये हमारी पिक्चर है, इसको हमने वॉल के साथ लगाया हुआ है, ये देखिए जी। और ये दो स्ट्रिंग्स हैं, ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है और ये सेकंड स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T1 है और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T2 है। ये टेंशन एंगल बना रही है थीटा और इसी तरह से ये भी एंगल बना रही है थीटा। हम और इसका जो वेट है W वो है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम क्या करते हैं जी, हम यहां पर सेकंड कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम टेंशन को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो ये T1 है, ये होगा इसका x कंपोनेंट T1x और ये होगा इसका y कंपोनेंट T1y। इसी तरह से ये T2 है तो ये होगा T2x और ये होगा T2y। तो पहले हम फोर्सेस के x कंपोनेंट को कंबाइन करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ x कंपोनेंट ये जीरो होता है। अब x कंपोनेंट कितने हैं हमारे पास? एक तो ये हमारे पास T1x, दूसरा हमारे पास है T2x इक्वल टू जीरो। अब देखें T1 और T2 इनमें से किसी एक को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, किसी एक को नेगेटिव, क्योंकि दोनों हैं तो इक्वल लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम T2 को माइनस कर लेते हैं। तो T1x प्लस माइनस T2x इज इक्वल टू जीरो। या हम यूं कह सकते हैं कि T1x इज इक्वल टू T2x, क्योंकि ये नेगेटिव है इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो T1x और T2x दोनों के जो x कंपोनेंट है वो इक्वल भी हैं, अपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसके बाद हम इनके कंबाइन करते हैं जी y कंपोनेंट्स को। तो समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अब y कंपोनेंट हमारे पास तीन है, T1y, T2y और वेट। तो ये हमारे पास आएगा T1y प्लस T2y और ये W डाउनवर्ड है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है इन दोनों के, इसलिए हम W को नेगेटिव ले लेते हैं। माइनस W इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं T1 साइन थीटा
क्योंकि y कंपोनेंट के साथ क्या आता है साइन थीटा, प्लस T2 साइन थीटा इज इक्वल टू W। ठीक है, अब T1 और T2 ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा T साइन थीटा प्लस T साइन थीटा इज इक्वल टू W। ये बन गया 2T साइन थीटा इज इक्वल टू W, और यहां से अगर हम टेंशन निकालें तो ये आएगा W/2 साइन थीटा। तो ये टेंशन मिनिमम होगी अगर ये साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 90 होगा, तो साइन 90 हमारे पास 1 आ जाएगा, मैक्सिमम जवाब आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर यहां पर एंगल 90 होगा, ये किस एंगल की बात हो रही है, ये इस एंगल की बात हो रही है जो ये दोनों स्ट्रिंग्स बना रही हैं इस पिक्चर के साथ। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस पिक्चर को ऐसे लगाएं दीवार के साथ कि ये दोनों स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग 1 और ये स्ट्रिंग 2, ये दोनों इस पिक्चर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हों, तो इन स्ट्रिंग्स में टेंशन मिनिमम होगा। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। क्या कोई ऑब्जेक्ट अपने ही वेट के अंडर रोटेट कर सकता है? तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसे हमने रोटेट करवाना है उसके अपने ही वेट के अंडर। ठीक है, तो हम उसको बना के देखते हैं जी। ये हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है और ये उसका पिवट पॉइंट है। अब जो फोर्स लग रही है वो उसके पिवट पॉइंट पे ही लग रही है, यानी कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रही है, उसके पिवट पॉइंट पे ही लग रही है। तो ये लग रही है जी फोर्स, जो कि वेट की शक्ल में है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब तक मोमेंट आर्म ना हो तब तक टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि टॉर्क में दो चीजें होती हैं, एक मोमेंट आर्म होता है और एक फोर्स होती है। अगर मोमेंट आर्म जीरो है तो टॉर्क भी जीरो होगा। तो मोमेंट आर्म कब होता है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, ठीक है, फोर्स और पिवट पॉइंट उन दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। लेकिन अगर फोर्स ही पिवट पॉइंट पे लग रही हो तो फिर पिवट पॉइंट और फोर्स के दरमियान कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा, कोई मोमेंट आर्म नहीं होगा। जब मोमेंट आर्म ही नहीं होगा तो टॉर्क भी नहीं होगा। इसके साथ ही हमारे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप के इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।